हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम फाइटो हार्मोन स्टार्ट कर रहे हैं। फाइटो हार्मोन्स के सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम जो भी है उसके आगे जो भी टॉपिक्स आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पता है कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करती हूँ। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती हूँ कि किसका टॉपिक का आंसर क्या है और क्यों है, क्योंकि उसके वजह से क्या हो जाती है, हमें सराउंडिंग जो टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं वो हमें अच्छे से पता चल जाता है। ठीक है, तो जो स्लेट का है वो सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। सो आप ये सारे क्वेश्चन, ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो इसका सही आंसर होगा आप देख लेना, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रही है आपको वीडियो आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इसमें बताया गया है कि ऑक्सिन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, एपिकल बर्ड, रूट्स ऑन स्टेम कटिंग एंड लेटरल ऑक्सिलरी वर्ड्स। सो 4 ऑप्शन है, आपको कोई एक चूज करनी है। फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कीजिए अगर आपसे बन पा रहा है तो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ बगल में उसका ऑप्शन है, मैं वापस कमेंट इस पे पिन कर दूंगी। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये सारे आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे भी आप वीडियो को ख़त्म करके आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बन रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम हॉर्मोन्स पढ़ते हैं ना, प्लांट के फाइटो हॉर्मोन्स पढ़ते हैं, तो फाइटो हॉर्मोन्स में सबसे ही मेजर जो होती है, मेजरली हमें क्या देखने को मिलती है, ये ऑक्सिन भाई साहब को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑक्सिन ये मेजर में हमें देखने को मिलती है। अब ऑक्सिन जो है मतलब पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या होती है ना, हम इसको जो ग्रेजुएशन में भी हम पढ़ते हैं ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन जो प्राइमरीली वो सिंथेसाइज होती है वो किस में होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक। अब मेरिस्टेमेटिक में क्या होती है ना कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होती है ये आपको बॉटनी वालों को तो पता है मेरिस्टेमेटिक, लेकिन जो जूलॉजी या फिर कोई दूसरे फील्ड से उनको नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ। जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होती है ना, इसमें मैंने बताया है रूट और शूट के बारे में। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक डेवलपिंग पार्ट होती है प्लांट का, जो सिर्फ ग्रोथ कर ही रही होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर कोई प्लांट है, ये अगर कोई प्लांट है, यहाँ हमारा लीफ है और यहाँ हमारा रूट है। ठीक है, सो जो डेवलपिंग एरियाज हो गए ना, जो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली ग्रोथ कर रहे होंगे, उसे हम मेरिस्टेम कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो उसी मेरिस्टेम में हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, इसे हम शूट कहेंगे, और जो ऊपर, सॉरी, इसे हम रूट कहेंगे, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम शूट कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन हमारा हो गया रूट हो गया। तो जो मेरिस्टेमेटिक वाला जो पोर्शन होती है ना, वो ये वाला शूट जो डेवलपिंग वाला बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही होती है उस एरिया को बोलते हैं। शूट भी, रूट भी देखिए आप ऐसे करके वो फैलती रहती है। जैसे ही प्लांट आपने देखा होगा ना, कोई बड़ा अगर मोटा बड़ा बरगद का कोई पेड़ है तो उसका क्या होगा, उसका जो रूट होगा वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा, और जो शूट होती है उसके भी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। जिसका जिसका बॉडी बड़ा है ना, उसका आपको दिखेगा कि उसका जो रूट है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स कि क्या, जो डेवलपिंग एरिया है वो हमारा क्या हो गया, इस केस में रूट हो गया। फिर इस पे हम शूट भी देखते हैं, क्योंकि शूट की वजह से ही तो हमें लेंथ, जो प्लांट की ग्रोथ देखने को मिलती है ना। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक का जो भी फंक्शन होती है ना, इसका फंक्शन होती है कि ये प्रोड्यूस करती है न्यू सेल्स। ठीक है, न्यू सेल्स ये प्रोड्यूस करती है। ये बहुत ही ज्यादा ग्रोथ वाला कंटिन्यूअस डिवीजन वाला जो सेल होती है ना, वो होती है कंटिन्यूअस डिवीजन वाला। ठीक है, सो एक्टिवली डिवाइडिंग वाला सेल होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इतना ही प्रॉपर्टी से हमें काफी है कि हम पढ़ लेंगे। तो जो एपिकल पोर्शन होती है ना, एपिकल मतलब टॉप वाला, टिप वाला पोर्शन होती है, वो रहा टिप ऑफ शूट और टिप ऑफ रूट, ये हमारा एपिकल पोर्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा एपिकल पोर्शन हो गया। फिर हमें ये जो मेरिस्टेम है ना, ये हमें लेटरल पोर्शन में भी देखने को मिलेगा। लेटरल मतलब ये साइड वाइज, जैसे कि यहाँ पे कोई स्टेम है और उसके बाद हमें यहाँ पे लीफ दिखी, तो ये जो स्टेम है, ये पर्टिकुलर जो स्टेम है ना, ये भी मेरिस्टेम में ही काउंट होगी। दैट इज, इसे हम क्या कहेंगे, लेटरल मेरिस्टेम कहेंगे। ठीक है,
सो ऐसे ही बहुत सारे मेरिस्टेम होते हैं जिसमें जो प्राइमरी जो भी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये ऑक्सिन होती है ना, ये ऑक्सिन ये सिंथेसाइज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सिन सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक जो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती था वहाँ पे ही ये सिंथेसाइज होती है इनिशियली। लेकिन विद टाइम, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि विद टाइम ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट होती है। इसके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत कुछ हो सकते हैं, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत कुछ हो सकती है। एक्रोपिटल हो सकती है, बेसिपिटल हो सकती है, पोलर ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है, बाय डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, बाय फ्लोएम, बहुत कुछ होती है ट्रांसपोर्ट में, वो अलग टॉपिक आ जाती है। तो बहुत ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकर ये क्या करती है, ये पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, रूट कंसिडर किया। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए ना तो ऑक्सिन को हमेशा रूट के साथ ही रिलेट कीजिएगा, और साइटोसिन को साइटोकाइनिन को हम क्या किसमें शूट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये आपने एग्रोबैक्टीरिया में पढ़ा होता है। लेकिन अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि ऑक्सिन कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो ऑक्सिन सिंथेसाइज सारे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होते हैं, लेकिन विद टाइम ड्यू टू मूवमेंट वो क्या करती है, वो हमें रूट में ज़्यादा पाए जाते हैं, और शूट में हमें क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन। सो इसको मैं कैसे याद करती थी ना, ए आर आपको पता है, ए आर रहमान। सो यार रहमान वाला जो है ना वही है यहाँ पे, ए को आर, एक्सिन और रूट, ठीक है। तो सिंथेसाइज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, रूट एंड शूट। फिर ऑक्सिन का दूसरा फंक्शन होती है सेल एलोंगेशन एंड एक्सपेंशन। देखिए ये जो सेल एलोंगेशन एंड एक्सपेंशन वाला है ना, ये आपको जब ऑक्सिन की आप सिग्नलिंग पढ़ रहे होंगे, उसका ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे होंगे ना, तब आपको मिलेगा कि एक्सपेंशन बोल्स के कुछ प्रोटीन्स है, उनका कुछ रोल आ जाता है यहाँ पे, एक्सपेंशन, ठीक है। सो ऑक्सिन का क्या रोल होती है ना, अगर कोई सेल अगर लेटरली, अगर ऐसे करके ये लेटरली अगर ये डेवलप हो रहा होगा ना, तो ऑक्सिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। सो विद टाइम ये ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या होती है, ये सेल्स जो होती है ना एक्सपेंड हो रही होती है, ठीक है। वो सेल एक्सपेंड हो रही होती है, तो पहला अगर इतना था तो ट्रांसपोर्ट हो होकर क्या हो जाती है, पहले अगर इतना, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रही हूँ, इसकी डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर तो अगर ये ऑक्सिन का टच में आ गया, अगर इसमें ऑक्सिन हो रहा है, तो ये क्या करेगी, ये सेल और एलोंगेट होकर थोड़ा और एक्सटेंड होएगी। दैट मीन्स कि 2 सेंटीमीटर और ये एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ ऑक्सिन, और इसमें बोलता गया कि सेल एलोंगेशन और एक्सपेंशन के लिए भी ऑक्सिन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वास्कुलर डिफ्रेंशिएशन के बारे में बोला गया है। तो वास्कुलर डिफ्रेंशिएशन का यहाँ पे क्या मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हम अगर वास्कुलर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं, तो वास्कुलर डिफरेंशिएशन आपको पता होता है, वास्कुलर डिफरेंशिएशन का मतलब देखिए जैसे ह्यूमंस में होती है ना, हमारा क्या होती है, वेन्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने बॉडी में जो आर्टरीज देखते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ब्लड जो हमारे बॉडी में है ना, उसको ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी हमारा क्या करती है, मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही सिमिलर कंडीशन हम किस में देखते हैं, प्लांट्स में देखते हैं। तो प्लांट्स में केस में जो वास्कुलर डिफरेंशिएशन में इसके 2 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, उसमें हम देखते हैं फ्लोएम देखते हैं, और दूसरा हम देखते हैं जाइलम, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम, तो अभी पता चलेगा आपको कि जाइलम क्या होती है, फ्लोएम क्या होती है। तो जाइलम जो होती है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मैटर करती है, रिस्पॉन्सिबल। तो फ्लोएम जो होती है वो शुगर या फिर सॉल्यूट्स के मूवमेंट के लिए वो क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, मिनरल्स के लिए, ठीक है। फूड, बेसिकली फूड हम कंसिडर करेंगे फ्लोएम में। तो देखिए अभी ये जो वास्कुलर डिफरेंशिएशन है, कैसे फ्लोएम बन रहा है, कैसे जाइलम बन रहा है, कोई एक प्लांट, वो कौन डिसाइड करता है, वो ऑक्सिन ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो जब ऐसा डिसाइड हो रहा है तो किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा फ्लोएम बनेगा, कौन सा जाइलम बनेगा, ये आप थंब रूल लिख लीजिए। हो सकता है कभी ना आए एग्जाम में, लेकिन हो सकता है ये आ जाए। तो अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन थोड़ा लो है तो हमें क्या मिलेगा, जो प्लांट है ना वो हमें फ्लोएम में डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है, फ्लोएम में डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन अगर हाई रहा, ठीक है, तो हमें फ्लोएम तो दिखेगा ही, प्लस जाइलम भी दिखने लगेगा। दैट मीन्स कि इट्स काइंड ऑफ ए मोर्फोजेन वाला जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो ऐसे करके कुछ ऐसे दिखेगा। तो अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन अगर लो है तो इस फेज में हमें क्या मिलेगा, फ्लोएम देखने को मिलेगा। और ऑक्सिन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो हमें क्या मिलेगा,
फ्लोएम तो मिलेगा ही, प्लस जाइलम भी मिलेगा। सो दिस इज द होल केस। तो ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वास्कुलर डिफरेंशिएशन। आप समझ गए वास्कुलर डिफरेंशिएशन का मतलब, ठीक है। फोर्थ में बोला गया है कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉपिक रेस्पॉन्स। तो ट्रॉपिक रेस्पॉन्स का क्या मतलब है? ट्रॉपिक मतलब कि जो भी हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म, ये सब जब हम स्टडी करते हैं ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। आप देखेंगे कि कैसे, देखिए ऑक्सीजन क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है ना, ये उसकी टिप है, ठीक है, ये उसकी टिप है, ठीक है। तो अगर हमने इस साइड से अगर लाइट दी ना, इस साइड से अगर लाइट दी, तो यहाँ पे कुछ फोटोट्रोपिन्स ये सारे कुछ एक्टिवेट होती है, ठीक है। यहाँ पे लाइट देने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन जो होती है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसका एक अलग फिनोमेना होता है, वो मैं बताऊंगी फिर कभी। तो क्या करते हैं, जिसके वजह से अगर यहाँ लाइट पड़ रही है ना, तो ये प्लांट क्या करती है, ये इस साइड थोड़ा सा, इस साइड से थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। सो अगर ऐसा सीन बन रहा है ना, तो विद टाइम हमें कैसे देखने को मिलती है, प्लांट ऐसे देखने को मिलती है, वो ग्रोथ करने लगती है, ठीक है। कुछ ऐसे, मेरा डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है, बट आई होप आपको समझ गई होगी, ठीक है। तो इस जिस जहाँ से लाइट आ रही है ना, उस साइड वो क्या करती है, बेंड होने लगती है। सो दिस इज नोन एज ट्रॉपिक रेस्पॉन्स, ठीक है। ये ट्रॉपिक रेस्पॉन्स करती है। तो ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है जो लाइट के मूवमेंट के, लाइट के जिस साइड लाइट है ना, उस साइड जैसे ही प्लांट की मूवमेंट होती है ना, उसे हम ट्रॉपिक रेस्पॉन्स कहते हैं। तो ऑक्सीजन उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है पार्थिनोकार्पी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब पार्थिनोकार्पी क्या कहते हैं, कि पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होती है, हम जब घर पे या फिर कहीं पे हम देखते हैं ना, आजकल की ग्रेप्स जो होती है, ग्रेप्स बहुत ही बड़े बड़े आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े, और सीड बड़े ही छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो उस फिनोमेना का बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और पार्थिनोकार्पी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ सीड लेस फ्रूट, ठीक है। वो फ्रूट ये इंड्यूस करता है जिसमें सीड नहीं होती है, सीड होती है या फिर बहुत कम होती है, ठीक है। सो ये सीडलेस फ्रूट को इंड्यूस करने में ये हेल्प करती है। अब आप गेस कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब हम प्लांट में, जब हम फ्रूट्स बनाते होंगे, ऑब्वियसली फ्रूट्स इतना ज़्यादा तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं बनता है, हम आर्टिफिशियली इसे ग्रो करते हैं, कहीं पे बहुत बड़ा फार्म लेते हैं, वहाँ पे हाइब्रिड्स डालते हैं, ये सब बहुत सारा कुछ हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें अगर हम ऑक्सीजन का अगर अमाउंट अगर बढ़ा दे, तो हमें क्या मिलेगी, सीडलेस फ्रूट देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन का मेन अगर फंक्शन आपसे पूछा जाए ना, तो आप उसको हमेशा रूट के साथ ही रिलेट करना, कि वो रूट की ग्रोथ के लिए ही हेल्प करती है, और प्लस वो एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करती है, ठीक है। जो एपेक्स वाला पोर्शन होती है ना, उसे मेंटेन करती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक क्या वो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट है ना, यहाँ जो एपिकल पोर्शन है इसका, ये रहा इसका एपिकल पोर्शन। तो यहाँ पे ना अगर हमने इस पोर्शन को, सबसे पहले ये पोर्शन जब तक बढ़ती रहेगी ना, इस पोर्शन में जब तक एपिकल जो पोर्शन में ऑक्सीजन अगर मिलती रहेगी, तो ये बहुत प्लांट ऐसे करके लंबा होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ये ऊपर वाला पोर्शन अगर यहाँ से कट मार दिया ना, यहाँ से अगर हमने कट मार दिया, तो यहाँ क्या करेगी, अभी ऑक्सीजन तो यहाँ तो कम हो गई, तो ऑक्सीजन अभी क्या करेगी, यहाँ वाला पोर्शन से कट होने की वजह से ये ऊपर से गायब हो जाएगी। ऊपर से गायब होने के बाद अब प्लांट और लंबा नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करके साइड वाइज वो डेवलप होने लगेगा, बुशी बनेगा। आपने देखा होगा ना कि जो बागान में, टी गार्डन में, वहाँ क्या करते हैं, वो ऊपर वाला जो पोर्शन जो होते हैं ना, वो काट देते हैं। वो क्या करते हैं, ताकि वो घना बने, ठीक है। घना बनने की वजह से क्या हो जाती है, वो प्लांट बुशी बनता है। और बुशी किस लिए बनता है, कि हमने ऊपर वाला पोर्शन हमने कट कर दी होती है, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए हमारा ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो जब तक सफिशिएंट ऑक्सीजन, जो एपिकल जो मेरिस्टेम है ना, यहाँ पे जब तक सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता रहेगा ना, हमारा जो ये लेटरल पोर्शन है ना, ये डोमिनेट होता रहेगा, ये पोर्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये पोर्शन उतना बढ़ेगा नहीं जब तक यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा है। जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो गई, ये लेटरल वाला पोर्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एपिकल डोमिनेंस। तो ऑक्सीजन को हमेशा एपिकल डोमिनेंस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और रूट, ये सब के साथ ही हमेशा रिलेट कीजिएगा। इसका मेजर फंक्शन यही है, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा आपको एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन दे दी, हालांकि स्लेट इतना पूछता नहीं है, लेकिन कभी अगर पूछ लिया तो आप बता पाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये रहा ट्रॉपिक रेस्पॉन्स।
फिर पार्थेनोकार्पी बात कर ली, फिर हमने इसको बताया ग्रेविट्रोपिज्म, फिर उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस का जब सीड जर्मिनेशन वो सब जब आप रिलेट करते हैं ना, उसका मेनली जिब्रेलिन्स का रोल आता है, लेकिन ऑक्सीजन भी बहुत हद तक ये हेल्प करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रेविट्रोपिज्म। अब ग्रेविट्रोपिज्म से आप क्या समझ रहे हैं, थोड़ा तो आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि जो ग्रेविट्रोपिज्म है ना, उसका ग्रेविटी के साथ उसका रिलेट हुआ गया है, ठीक है, ग्रेविटी के साथ वो रिलेटेड है। सो ये रहा ग्रेविट्रोपिज्म। तो ग्रेविट्रोपिज्म ये किसके लिए, ये ऑक्सीजन के साथ क्यों रिलेट हुआ है? सपोज फॉर ये रहा हमारा बेस कोई प्लांट का, एंड देन प्लांट का बेस होने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि ये जो प्लांट है, यहाँ पे हमारा फ्लावर्स है, यहाँ एपिकल पोर्शन है, यहाँ पे लीफ है, यह लीफ है, और नीचे हमने देखा कि नीचे रूट्स है, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा रूट्स है बहुत सारे। तो जो ग्रेविट्रोपिज्म है ना, उसके लिए ऑक्सीजन इसलिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि जो रूट होती है ना, वो रूट को ये जो बेस है ना, बेस से काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाती है ये ऑक्सीजन, ठीक है, टूवर्ड्स ये ग्रेविटी, ठीक है, टूवर्ड्स नीचे, नीचे के, तो ग्रेविटी क्या होती है, ऊपर से नीचे गिरेंगे तो उसे हम ग्रेविटी हमने घोषित कर दी थी, ठीक है। सो क्या करती है, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी जब हम रूट की ग्रोथ देखते हैं ना, तो उसे वो कौन रिस्पॉन्सिबल होती है उस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो क्या करती है, इट इनेबल्स रूट टू ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल एंड शुड टू ग्रो अगेंस्ट ओपोजिट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। शूट को क्या करती है, ये ओपोजिट वे में मूव करने में हेल्प करती है, वो ये जो बेस है ना, बेस से वो क्या करती है, ओपोजिट वे में मूव करने को हेल्प करती है। एज ए रिजल्ट क्या होती है, हमें प्लांट की हाइट बढ़ती हुई दिखती है विथ टाइम, और हमारी जो रूट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे करके फैल जाती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्रांच उसमें आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ग्रेविट्रोपिज्म, और इसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ऑक्सीजन भाई साहब रिस्पॉन्सिबल है। फिर एम्ब्रायोजेनेसिस आपको पता ही है, एम्ब्रायो का जो भी फॉर्मेशन वगैरह होती है, दैट इज एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। और जो भी एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम पे जब एम्ब्रायो बन रहा होता है ना प्लांट का, तो उसमें ही ये ऑक्सीजन क्या करती है, वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा शो कर देती है, और टुवर्ड्स द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के साइड पे वो मूवमेंट शो करना शुरू कर देती है। तो दिस इज द होल फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो, सिंथेसाइज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, रूट एंड शूट, सेल एलोंगेशन एंड एक्सपेंशन, वैस्कुलर डिफरेंशिएशन, ट्रॉपिक रिस्पॉन्स, पार्थेनोकार्पी, ग्रेविट्रोपिज्म एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सारे उसके फंक्शंस हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं जिब्रेलिन की तरफ। देखिए जिब्रेलिन, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि जो मेन जर्मिनेशन, जो एम्ब्रियो की तरफ जो भी उसके सॉल्यूट्स का जो भी शुगर वगैरह का मूवमेंट होती है, वो जिब्रेलिन्स का ही उसमें मेन रोल होती है, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए मेन प्रिडोमिनेंट रोल हम किस में देखते हैं, जिब्रेलिन का ही देखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ये सब तो बाद में ही आती है, तो सेकेंडरी रोल है, लेकिन जो मेन रोल है ना, वो जर्मिनेशन में ही हम सीड का करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिब्रेलिन का एक और मेजर फंक्शन है, डेट इज बॉल्टिंग का। बॉल्टिंग मतलब कि जिब्रेलिन की वजह से ना बहुत ही लंबा हो जाता है उसका हाइपोकोटाइल एलोंगेशन कहते हैं, ठीक है, बहुत ही लंबा उसकी हाइपोकोटाइल लंबी हो जाती है, ठीक है। तो ये जिब्रेलिन का ये दो 1 और 2 ये तो मेन फंक्शन है, उसके बाद जो भी है ये सेकेंडरी होगा, ठीक है। बॉल्टिंग भी है, सीड जर्मिनेशन भी है। फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन पे देखते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होती है कि कोई एक प्लांट अगर बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर में, बहुत ही एक्सट्रीम मिनिमम मतलब लो टेम्परेचर पे अगर कोई प्लांट ग्रो कर रही है, डेट मीन्स कि वो फर्टिलाइजेशन कहेंगे उसे। तो अगर हमने कोई प्लांट पे, मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये वाला कोई प्लांट है, इनिशियली ये क्या हो रहा था, ये ग्रोथ नहीं कर रहा था, ये वेजिटेटिव फेज पे था, लेकिन अगर हमने इस पे -4 डिग्री सेल्सियस की अगर हमने इसमें ट्रीटमेंट दे दी, तो ये प्लांट क्या करती है, फ्लावर करने लग जाती है, ठीक है, ये प्लांट फ्लावर करने लग जाती है, ठीक है। तो ये फ्लावर करने लग जाती है, तो फ्लावर करने पे क्या हो जाती है, हमने क्या करी, इसमें -4 डिग्री सेल्सियस की थी, तो दिस इज नोन एज वर्नलाइजेशन, ठीक है, वर्नलाइजेशन। तो जैसे ही अगर हमें किसी उसमें अगर हम वर्नलाइजेशन नहीं हो पा रही, अगर टेम्परेचर कम हो रही है, अगर कुछ कारणवश हम इतना टेम्परेचर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें या तो जिब्रेलिन इनकॉर्पोरेट कर देंगे। लेकिन -4 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई प्लांट बन भी रहा है ना, तो ये भी है कि इसमें जिब्रेलिन प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। जिब्रेलिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन प्लस जिब्रेलिन अगर होगा तो कोई भी प्लांट जो डोमिनेंट रहता है ना एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में, वो क्या करेगी, वो फ्लोरल पे कन्वर्ट हो जाएगी, अगर हमने उसे -4 डिग्री सेल्सियस प्लस जिब्रेलिन या फिर सिर्फ अकेले जिब्रेलिन अगर हमने दे दी तो, ठीक है। तो जिब्रेलिन प्लेज द
मेजर रोल इन मिनरलाइजेशन ऑल्सो। फिर पार्थिनोकार्पी पे भी इसका रोल आता है। पार्थिनोकार्पी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। फिर सीड और बोल्टिंग का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जिब्रेलिन्स का बहुत सारा एक्टिवेटेड फॉर्म्स होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जिसमें हमें अलग अलग पोजीशन ऑफ जिब्रेलिन्स पे क्या करते हैं, हमें जो भी मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है, हाइड्रोक्सिलेशन देखने को मिलेगी या फिर कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगी, तब हम उसे एक्टिव जिब्रेलिन कहेंगे। तो एक्टिव जिस प्लांट में एक्टिव जिब्रेलिन होगी ना, वहाँ हमें बोल्टिंग की कंडीशन मिलेगी। ये रहा एक कंडीशन बोल्टिंग की। ये देखिए, इस आदमी को इसकी हाइट इतनी है, इसने टेबल ले रखी है, फिर भी इतनी इसकी हाइट इतनी तक पहुंच रही है, लेकिन जो बोल्टिंग की वजह से ये प्लांट है, देखिए कितना इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये प्लांट, इस प्लांट की है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बोल्टिंग कहेंगे। और बोल्टिंग का ना बहुत सारा फंक्शंस भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी भी है। बोल्टिंग के वजह से क्या हो जाती है, हमें जो भी देखिए किस में कहेंगे, अगर बोल्टिंग नहीं हुई तो हमें रोजेट सिर्फ देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि सिर्फ ग्रीन 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 ऐसे करके ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इसमें, ठीक है, ऐसे करके देखने को मिलेगी। अगर इसमें हमने बोल्टिंग हो गई तो हमें क्या करेगी, प्लांट थोड़ी सी ऐसे ऐसे दिखने लगेगी और यहाँ पे पत्ते होएंगे। तो ऑब्वियसली कौन सा वाला नॉर्मल कंडीशन दिख रहा है आपको, ये वाला नॉर्मल कंडीशन दिख रहा है। ऑफकोर्स टू मच अगर बोल्टिंग हो गई तो वो एबनॉर्मल कंडीशन ही होगी, लेकिन यहाँ पे अगर बोल्टिंग नहीं हुई तो हमें ये क्या मिलेगी, रोजेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। रोजेट मतलब बहुत सारे पत्ते जब ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के साथ, कैबेज वाला कंडीशन देखा है ना हमने, तो वैसा ही उसका थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्जन को इमेजिन कर लीजिए, उसे हम रोजेट फॉर्म में कहेंगे, ठीक है। अगर जिब्रेलिन नहीं हुई तो हमें रोजेट फॉर्म देखने को मिलेगी। तो ये जो बोल्टिंग वाला सिचुएशन है ना, बहुत टाइम पे वो क्या करती है, हेल्प भी करती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया। बहुत ज़्यादा फ्लड आने की वजह से क्या हो जाती है, हमारा यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है। दो सिनेरियो बताती हूँ आपको। एक सिनेरियो जिसमें दोनों में ही फ्लड है, एक सिनेरियो जिसमें प्लांट क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये रहा हमारा प्लांट और यहाँ पे अभी तक बोल्टिंग नहीं हुई है और यहाँ पे इस प्लांट में जिब्रेलिन की कमी है, ठीक है। तो जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा, अगर किसी कारणवश अगर फ्लड और भी बढ़ा तो क्या हो गया, पानी का लेवल जैसे ही इसमें बढ़ेगा ना, तो ये प्लांट मर जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, ठीक है, ये प्लांट डेड हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस बोल्टिंग वाला सिचुएशन अगर हमने यहाँ पे देखा ना, तो जिब्रेलिन की मदद से तो क्या हो जाएगा कि ये प्लांट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। इसकी हाइट अगर बढ़ी हुई होगी तो ऑब्वियसली ये इतना 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 पानी के लेवल पे भी ये क्या करेगा, ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। वाई, बिकॉज इसका जो हाइपोकोटाइल है या फिर इसकी जो स्टेम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एलोंगेटेड है, वो सब इसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो दिस इज़ द केस जो हेल्प करती है किसी प्लांट को फ्लड के टाइम पे, ये हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज बोल्टिंग। सीड जर्मिनेशन में हमें देखने को मिलती है कि कोई प्लांट जहाँ पे जर्मिनेट हो रही होगी, जहाँ एम्ब्रियो जर्मिनेट हो रही होगी तो उस एरिया पे हमें बहुत ही ज़्यादा जिब्रेलिन देखने को मिलते हैं। जिब्रेलिन्स का जो एंटागोनिस्ट होती है वो हमारा होती है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, इसका एंटागोनिस्ट होती है। ये एक दूसरे को प्रिवेंट करते हैं, ओके। सो दिस इज द होल केस। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा मॉल्टिंग के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज मॉल्टिंग और वो जिब्रेलिन के साथ कैसे रिलेटेड है। तो मैं इस प्रोसेस को मैं आपको कैसे डिफाइन करूँगी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सीड है, अगर वो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुआ है, वो डॉर्मेंट स्टेज में है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पर्टिकुलर सीड है, ये डॉर्मेंट स्टेज में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा इसका सरफेस, है ना। लेकिन इसको अगर हमने वाटर ट्रीटमेंट दिया, इसको थोड़ा सा वेट ट्रीटमेंट दिया, और प्लस अगर हमने इस सीड को ही थोड़ा स्वेल हो जाएगा, है ना, थोड़ा खिल उठेगा। फिर उसके बाद अगर हमने इस सेल को, सीड बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कोई सीड है, अगर हमने इस सीड को, अगर हमने इसमें जिब्रेलिन दिया तो ये सीड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और खिल उठेगा, है ना, और खिल उठेगा। दैट मीन्स कि हमने इसमें ये देखा कि ये जर्मिनेट हो गया है। तो इसी पोजीशन में अगर हम कोई सेल को, सीड को अगर स्टॉप कर लेंगे ना, जिसमें हमने देखा कि इसकी शुगर अभी तक फैली नहीं है, जहाँ तहाँ गई नहीं है, ये अभी तक मैक्सिमम इसमें शुगर जो है ना हमें मिल रही है इस पोजीशन पे। अब एल्यूरिन लेयर, फिर उसके बाद ये जाती है अलग अलग पोजीशन पे स्टार्च के फॉर्म में, ये आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे अच्छे से जिब्रेलिन को। तो फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो इस पोजीशन को हम अगर माल्ट कहते हैं, तो इसमें क्या होती है, मोस्ट ऑफ द
केसेस में इसमें शुगर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो शुगर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, यीस्ट होते हैं, उन वो क्या करते हैं, आप शुगर को आप किस में रिलेट करते हैं, बियर बनाने में, विस्की, जो भी अलग अलग फॉर्म ऑफ बेकरी वाला होता है ना, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। तो कोई यीस्ट अगर वो होती है तो शुगर को कंज्यूम करके वो क्या करती है, वो फर्मेंटेशन में हेल्प करती है। तो बहुत सारे जो भी बियर वगैरह, विस्की या फिर वाइन जो भी शॉप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इसी जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ जिब्रेलिन यूज़ कर देते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि हमारा माल्टिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो बायोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करती है, स्पीड अप कर देती है, और सीड क्या करती है, वो ग्रो होने लगती है। ठीक है, ओके। सो ये बहुत सारी इंडस्ट्री जो भी है मार्केट में, जैसे कि जुबिलेंट ग्रुप, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज हैं, वो क्या करती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लिक्विड जिब्रेलिक एसिड डाल देते हैं, जिससे कि वो क्या करती है, जो जर्मिनेशन वाला फेज है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, मॉल्टिंग के प्रोसेस में जो भी जितना टाइम लेना चाहिए उससे ज़्यादा कम प्रोसेस में वो ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो क्या करती है जिब्रेलिन, अगर कोई सीड है जो डोरमेंट स्टेज में है ना, अगर कोई सीड है वो चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ पे, अपना उसको कुछ काम नहीं है, वो चुपचाप बैठा हुआ है डोरमेंट स्टेज में, तो अगर हम इसमें ना जिब्रेलिक एसिड दे देंगे ना, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड उसके बाद वो क्या करता है, कंसिस्टेंट हमें क्या करती है, मॉल्ट देना शुरू कर देती है। या फिर अगर ये मॉल्ट नहीं भी बना रही है, विद टाइम क्या करती है, सीड बन के सब कुछ इसका जो भी स्टेप है वो फॉलो करके वो क्या करती है, हमें प्लांट एज ए प्रोडक्ट देती है। ठीक है, दिस इज द होल केस ऑफ मॉल्टिंग। अब आपको समझ आ गई यहाँ तक। फिर उसके बाद पोलन डेवलपमेंट ऑल्सो इन सेक्स डिटर्मिनेशन, जो भी प्लांट का होता है उसमें भी जिब्रेलिक एसिड का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होता है, लेकिन आपको मेन जो प्रिडोमिनेंट है वो सीड जर्मिनेशन और बोल्टिंग को ही आपको याद रखना है। फिर तीसरा देखते हैं हम इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कहेंगे, जब कोई फ्रूट जो राइप वाला फ्रूट है ना, पका हुआ फ्रूट है, तो उस फ्रूट को हम क्या, उस फ्रूट में हमें इथाइलिन देखने को मिलते हैं। तो प्रिडोमिनेंट जो इसका रोल होता है, इसको फ्रूट राइपनिंग के साथ हमेशा इसे रिलेट कीजिएगा, और जो ट्रिपल रिस्पॉन्स है उसके साथ रिलेट कीजिएगा। ठीक है, और इसको अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रोल आ रहा है। तो फ्रूट, अगर कोई फ्रूट है जिसमें क्या कहते हैं हम, एक कटोरी में अगर हम रख देते हैं ना, एक अगर ये रहा कोई कटोरा, इसमें अगर हमने बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं, तो एक एप्पल अगर इसमें पक गया है, इसमें से कुछ पानी पानी सबको कुछ लिक्विडी कुछ फॉर्म्स दिखेगा जिसमें से स्मेल आ रही होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एप्पल के साथ अगर इस एप्पल की बॉडी टच हो रही होगी तो ये वाला एप्पल भी राइप हो जाएगा फटाक से। ठीक है, सिमिलरली ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये क्या कहते हैं इसे, एक कंटिन्यूस एक इफेक्ट जैसा होती है कि वो राइप हो गया तो 2 दिन बाद दूसरा वाला हो जाएगा, एक को सड़ा गया तो दूसरे दिन बाद दूसरे को सड़ा देगा। तो दिस इज द होल केस कि एथाइलिन का यही रोल है कि वो फूड राइपनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स, कि कोई अगर स्ट्रेस कंडीशन है, कोई अगर प्लांट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाला कंडीशन आ गया, ये कोई प्लांट है, ये नॉर्मली आराम से खिल रहा था, ये फुर्ती में था, जिंदा था, लेकिन इसके ऊपर क्या हो गया कि कोई हाथी ने आके इसके ऊपर अपना पाँव डाल दिया, बहुत ही दिन हाथी आके इस पे लेट गया, वो वहाँ पे सोने लग गया 2-3 दिन तक। ठीक है, कहीं पे आता है उसी एरिया पे वो सोता है, तो ऑब्वियसली इस पे स्ट्रेस आ गया, इस प्लांट पे स्ट्रेस आ गया। तो स्ट्रेस आते ही वो क्या करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करने लगता है, और इसी ट्रिपल रिस्पॉन्स के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल। तो इस ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होती है कि प्लांट क्या होती है, वो छोटा हो जाता है। ये अगर इसका बेस है, ये अगर इसका रूट है, ठीक है, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होती है, ये अगर इसका बेस है तो प्लांट क्या होती है, इतना बड़ा तो नहीं हो पाता है क्योंकि दबोचा गया, तो ये छोटा हो जाता है। ठीक है, और एट द सेम टाइम इसका जो ये हाइपोकोटाइल है ना, ये भी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। ठीक है, हाइपोकोटाइल ठीक हो जाती है, और इसका जो ऊपर जो लीफ होगा ना, वो थोड़ा सा ऐसे कर्ल्ड अप हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे करके थोड़ा सा कर्ल्ड अप हो जाती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है, थिकनिंग, उसके बाद कर्ली, और उसके बाद शॉर्टनिंग, ये तीनों को ही हम तीन रिस्पॉन्स हो गई ना, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस के दौरान जो भी रिस्पॉन्सेज हमें किसी प्लांट में देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल रिस्पॉन्स, उसे हम व्हाट इज द एजेंट, उसमें हम कंसिडर करेंगे इथाइलिन को। ठीक है,
फिर ये रहा हमारा ट्रिपल रेस्पॉन्स। फिर उसके बाद सेनेसेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एब्सिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर कोई प्लांट है उसमें अगर बुढ़ापा आ रहा है, या फिर वो बुढ़ापे के बाद क्या हो जाती है, ये प्लांट है, ये बुढ़ापा आ गया है इसमें, तो विद टाइम क्या हो जाती है, ये लीफ गिर जाएगा, है ना, ये लीफ नीचे कहीं गिर जाएगा, ये एब्सिशन हो गया। ठीक है, तो सेनेसेंस पहले बुढ़ापा होगा, फिर उसके बाद इसका एब्सिशन हो जाएगा। डेट इज इसमें क्या रोल प्ले करता है, इथाइलिन रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑफकोर्स ये आप रिलेट कीजिए ना, फ्रूट अगर कोई चीज़ अगर राइपनिंग हो रही है तो विद टाइम क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, फिर उसके बाद वो सड़ गल जाएगी। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि पहले सेनेसिस होगी, उसके बाद वो एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इथाइलिन होता है। फिर सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ, ये तो आपको पता है कि सीड जर्मिनेट अगर करना है तो उसमें इथाइलिन का रोल आता है। वैसे सारे ही हॉर्मोन्स का रोल आता है अगर हम जर्मिनेशन में देखेंगे, एक्सेप्ट एब्सिसिक एसिड। लेकिन एब्सिसिक एसिड का भी इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है वो जर्मिनेशन में, क्योंकि वो अनवांटेड टाइम पे जर्मिनेशन होने से वो रोकता है। देयर इज अ कंडीशन कॉल विविपेरी, वो भी हम देखने को मिलेगा कभी, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना पूछा नहीं गया तो हम इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एपिनेस्टिक बेंडिंग भी देखने को मिलती है। तो ये देखिए, ये दो प्लांट है, ये प्लांट, ये देखिए यहाँ पे लीव जो है ना, ये ऐसे करके नॉर्मल चल रही है। ठीक है, नॉर्मल है ये प्लांट, लेकिन या तो स्ट्रेस हो गया या हवा के वजह से कुछ हुआ, लेकिन अगर इसमें एथाइलिन ज़्यादा हमें देखने को मिला तो ये देखिए ये पूरा झुक सा गया है। ठीक है, बहुत शर्मिंदा हो गया है, एकदम पूरा झुक ही गया है इसकी टहनी। तो दिस इज नोन एज एपिनेस्टिक बेंडिंग। ठीक है, एपिनेस्टिक बेंडिंग। और यहाँ पे इस प्लांट पे देखिए आप, दिख रहा है यहाँ पे ये हाइपोकोटाइल कितना ज़्यादा थिन है, और इस केस में देखना हाइपोकोटाइल कितना ज़्यादा थिक हो गया है ना, और इसकी हाइट भी क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये भी हमारा ये ट्रिपल रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे ज़ीरो टू इथाइलिन। सो ये तीनों हमने फंक्शन देखा, एपिनेस्टिक बेंडिंग का भी ये हमने इथाइलिन के साथ देखा, और बाकी सारे जिब्रेलिन और ऑक्सिन का तो हमने फंक्शन देखा ही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सिन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, नहीं, ये इनहिबिट नहीं करती है, तो प्रमोट करती है ऑक्सिन। एपिकल बर्ड, नहीं, ऑक्सिन इसको प्रमोट करती है। रूट्स ऑफ स्टेम कटिंग, नहीं, ये तो ऑक्सिन प्रमोट करती है। ऑक्सिन किसको इनहिबिट करती है, लेटरल ऑक्सिलरी बर्ड को वो इनहिबिट करती है। आई मैंने थोड़ी देर पहले कौन सा कहा था कंडीशन, ये रहा, ये अगर ऑक्सिन यहाँ पे अगर ऑक्सिन प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे अगर ऑक्सिन प्रेजेंट हुआ तो वो लेटरल पोर्शन में वो इनहिबिट कर देगा। दैट मीन्स कि ऑक्सिन इस पोर्शन में ऑक्सिन अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करती है, इनहिबिट लेटरल ऑक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरे एक दिन करेंगे, यहाँ तो फाइटोहॉर्मोन से इतना रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन चूज क्या करने को बोला गया है। ऑक्सिन इज द हार्मोन इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड मटेरियल इन सेरेल ग्रेन्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन। देखिए, जर्मिनेशन का हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा था इसमें, लेकिन मेजॉरिटी रोल क्या है, ये अभी तक हमने क्या देखा था, तीनों हार्मोन है, तीनों में हमने क्या देखा था, जर्मिनेशन तो सब में ही मैंने मेंशन करी हुई थी अच्छे से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपको नहीं श्योर है तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में जेनेटिक ड्वार्फिज्म इन प्लांट कैन बी ओवरकम बाय जिब्रेलिन। ऑफ कोर्स ये है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जिब्रेलिन के वजह से हमें लंबा लंबा ऐसे करके प्लांट देखने को मिलती है। तो जेनेटिक अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है तो उसे ओवरकम किससे कर सकते हैं, जिब्रेलिन कैसे कर सकती है। तो अब श्योर शॉर्ट है, इसमें तो हमने किसी दूसरे प्लांट को, दूसरे हार्मोन का रोल हमने इस पॉइंट पे ड्वार्फिज्म के साथ हमने रिलेट किया ही नहीं था, लंबाई के साथ या फिर शॉर्टनिंग के साथ। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन तो ट्रू हो गया। तो सेकेंड ट्रू मतलब ये और ये ट्रू हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा आउट हो गया। फिर बचा बी और डी। बी में पढ़ते हैं और 3 में पढ़ते हैं कि ट्रिपल रिस्पॉन्स इज एन इंपॉर्टेंट बायोस ऑफ इथाइलिन। ये भी आप श्योर शॉर्ट है, इस ट्रिपल रिस्पॉन्स को क्या हमने ऑक्सिन के साथ रिलेट किया था, नहीं किया था, क्या हमने जिब्रेलिन के साथ रिलेट किया था, नहीं किया था। ट्रिपल रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू इथाइलिन, तो ये थर्ड वाला हमारा ट्रू हो जाता है। तो थर्ड वाला ट्रू, डेट मीन्स ये वाला। तो ऑप्शन तो हमें पता चल गया है डी है करेक्ट, लेकिन फिर भी हम फोर्थ में भी देखते हैं। जिब्रेलिक एसिड इज नॉट रिलेटेड टू इथियोलेशन फिनोमेना, नहीं, ऐसा नहीं है। जिब्रेलिन क्या करती है, दो चीज होती है, इथियोलेशन एंड देन डी इथियोलेशन। ठीक है, तो जब ये इथियोलेशन वाला हो जाता है ना, इसमें
इसमें हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता, इसमें हमें इटियोप्लास्ट देखने को मिलता है। वो हम क्या देखते हैं, ये नाइट के टाइम भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो इटियोलेशन के लिए हमारा क्या हो जाता है, अब इटियोप्लास्ट में बन रहा है इटियोलेशन, अगर नाइट टाइम में बन रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रो करती है। ये एक अलग फिनोमिना है, ये मैं अब अलग दिन कभी फिर बताऊंगी जब ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो जिबरेलिन इज नॉट रिलेटेड टू इटियोलेशन, नो इट इज़ रिलेटेड टू इटियोलेशन। तो ऑफकोर्स ये फोर्थ वाला ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू बोला गया है ना, तो ये ऑफकोर्स ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू, तो ये फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला हमारा फॉल्स क्यों है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए मटेरियल इन सीरियल ग्रेन्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन, इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन, आप बताइए मुझे। ये अपने पढ़ा था ना सीड जर्मिनेशन अभी थोड़ी देर पहले, सीरियल मॉल्टिंग ये सब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए सेकंड ऑप्शन का। ठीक है, आपको पता है फॉल्स है, लेकिन फॉल्स है तो लेकिन इस चीज़ में किस हार्मोन की बात करी गई है ये मुझे बताएंगे आप। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। नेम द नेचुरली ओकरिंग प्लांट हार्मोन दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस डॉर्मेंसी इन प्लांट। तो डॉर्मेंसी के लिए नेचुरली प्लांट डज नॉट इन्फ्लुएंस डॉर्मेंसी इन प्लांट। देखिए डॉर्मेंसी मेंटेन करने के लिए हमारा एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, डज नॉट बोला है ना, तो डज नॉट पे क्या होगा हमारा, ये जो एब्सिसिक एसिड है वो तो होगा ही। ठीक है, ये डोरमेंसी, क्योंकि मैंने कहा था जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड दोनों ही ऑपोजिट होते हैं। फिर डोरमेंसी मेंटेन करने के लिए डज नॉट इन्फ्लुएंस, सो ये रहा हमारा जिब्रेलिन होगा। ये साइटोकाइनिन जब पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा इसका आंसर जिब्रेलिन क्यों है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि जिब्रेलिन डोरमेंसी मेंटेन नहीं करती है। ठीक है, ये डोरमेंसी को ये हटाती है, ये इन्फ्लुएंस नहीं करती है डोरमेंसी को, ये बिल्कुल डीमोटिवेट करती है कि डोरमेंसी ना हो। ठीक है, ये जर्मिनेशन को प्रमोट करती है और डोरमेंसी को ये प्रिवेंट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिब्रेलिन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको सारे ही समझ आ गए हैं ऑप्शंस। एंड देन क्यों इतने सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं, तीन ही करे हैं शायद, तो 2 करे हैं, तीन क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, और बाकी और भी क्वेश्चंस हैं फाइटोहॉर्मोन्स के, वो सब बताना है आपको, उसके लिए मुझे साइटोकाइनिन समझानी होगी। और उसके बाद बहुत सारे हैं क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विद टाइम। एब्सिसिक एसिड के बारे में हमें पढ़नी है। सो आप बेसिकली ना आप क्या करें, जो बेसिक जो फंक्शंस है ना हार्मोन्स का, जितने भी ब्रासिनोस्टेरॉइड जितने भी हार्मोन्स हैं सारे का बेसिक फंक्शन सब पढ़ के जाइए। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको बताया है ये आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं आपको लाने वाली हूँ स्लेट ओरिएंटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।